अच्छा, कल हमने अपने पास टाइप्स ऑफ फार्मूलाज देखे थे। और हमने कहा था कि दो किस्म के फार्मूलाज हैं मोल्स में जो हमें पता होना चाहिए। एक एम्पेरिकल फार्मूला जिसमें आप किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देखते हो। रेशो होल नंबर्स में होनी चाहिए, यानी इंटीजर्स में होनी चाहिए, कोई डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हमें बताता है किसी तमाम एलिमेंट्स के जो किसी कंपाउंड में मौजूद होंगे। एम्पेरिकल फार्मूला हमने निकालना सीखा है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो उसको जिस हद तक सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कीपिंग योर आंसर इन होल नंबर्स, उस हद तक करें तो आपके पास क्या बनता है, एम्पेरिकल फार्मूला बनता है। अब इसमें एमसीक्यू स्टाइल सवाल किस तरह के होंगे, तो हम एमसीक्यू के लिए जो हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए तो वो किस तरह की है, तो उसको देखते हैं। तो एक एफएक्यू अपने पास लिखते हैं, कहते हैं कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. What is the empirical formula of this compound? What is the empirical formula of this compound? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा हमेशा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। आप अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसने आपको दिया हुआ जो कि C6H12O6 है। और इसको अब हम सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। वैसे तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर सोचना चाहिए जिससे हम उसको सारे नंबर्स को क्या कर सकें, इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकें। बट अगर नहीं भी होता तो ऐसा कोई एक नंबर सोचो जिससे सारे डिवाइड होते हैं। तो 2 से सब डिवाइड होता है, तो सबको 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा फाइनली? 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 3, तो अभी बनता है C3H6O3। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है? नहीं। नहीं आया तो हम थ्री फर्स्ट से वापस। किस नंबर से डिवाइड करें। अभी भी ये सारे तमाम नंबर्स एक ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड होते हैं, तो 3 से होते हैं, तो सारों को 3 से डिवाइड करते हैं, तो C1 C2 और H2 एंड O1। तो अब हमारे पास बनता है C1H2O1। अब क्या फर्दर इनको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है जिससे सब डिवाइड हो? नहीं। अगर करेंगे भी, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 से सबको डिवाइड कर देता हूँ तो वो 1/2 क्या बनेगा, 0.5 होल नंबर नहीं रहेगा। हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो चाहिए होती है, तो यहाँ पे होल नंबर्स में भी है और फर्दर अब सिंप्लीफाई करना पॉसिबल भी नहीं है, तो ये हमारे पास इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है। इसी तरह कंपाउंड हैज द एम्पेरिकल फॉर्मूला C4H8O2। एक और हमारे पास एफएक्यू है एमसीक्यू स्टाइल में, कहता है कंपाउंड हैज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। कहता है फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगेन एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उठाएंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो हमारे पास C4H8O2, ये तमाम नंबर्स किससे डिवाइड हो सकते हैं? टू से। तो 2 से सबको डिवाइड करते हैं, हमारे पास 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 1, तो ये बनता है C2H4O1। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता हो? नहीं। नहीं करता, ठीक है, यानी इधर भी 2 से डिवाइड होता है, इधर भी होता है, बट 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर वो 0.5 बन जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि हम इधर स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है वो ये बनती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। सही है। चलिए, कहता है व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड which has the molecular formula C5H10। C5H10, तो C5H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसको हम कहते हैं पेंटेन, सॉरी पेंटेन नहीं पेंटीन, 5 कार्बन वाला एल्कीन है, उसका ये फॉर्मूला है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड हो सकते हैं? 5 से। 5 से दोनों हो सकते हैं, तो 5 से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये 5 टाइम्स 1 5 टाइम्स 2, हमारे पास बनेगा C1H2। इससे ज़्यादा फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है ये फॉर्मूला? नहीं हो सकता। तो ये क्या है हमारे लिए, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है। अब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम ही आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है ऑफ C5H12, इसको हम पेंटेन बोलते हैं। C5H12 जो है, इसको मुझे बताओ सिंप्लीफाई अगर करें तो कैसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो? नहीं। नहीं कर सकता, यानी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है और इसी को फिर हम C5H12 ही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही रहेगा इसका। तो हम इसको अपने पास लिखेंगे एक नोट कि इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला if the molecular formula cannot be simplified cannot be simplified, then the molecular formula
will also be the empirical formula। ठीक है, तो empirical formula और molecular formula दोनों क्या रहेंगे हमारे लिए, फिर सेम रहेंगे। अब हम आते हैं इसके थ्योरी वाले सवालों पे। कि थ्योरी वाले ऐसे सवाल जिनमें आपने empirical formula फाइंड करना होता है और उसके थ्रू फिर molecular formula फाइंड करना होता है, तो वो किस तरह के होंगे। तो हमारे पास एक एफएक्यू लिख लो। एफएक्यू कहता है जी कि कंपाउंड कंटेन्स, इस तरह का ही सवाल होगा एम्पेरिकल फॉर्मूलाज के लिए। कंपाउंड कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर, 50% ऑफ सल्फर एंड द रिमेनिंग ऑक्सीजन, एंड द रिमेनिंग ऑक्सीजन बाय मास, बाय मास, बाय मास, नीचे पढ़िए। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो कहते हैं जी एक कंपाउंड है उसमें 50% सल्फर है और रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन की है। और ये जो परसेंटेजेस हैं ये बाय मास है, यानी ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने समझना है, इसका मतलब क्या है परसेंटेज बाय मास का। तो हम अपने पास एक पहले तो नोट लिखेंगे कि परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या होता है। तो एक छोटा सा नोट अपने पास लिख लेते हैं कि परसेंटेज बाय मास मींस यू कैन टेक द परसेंटेज एज मास इन ग्राम्स फॉर दैट एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास परसेंटेज बाय मास का मतलब है, यानी 50% ऑफ सल्फर का मतलब है कि हम 50% ऑफ सल्फर को 50 ग्राम्स ऑफ सल्फर कंसिडर कर सकते हैं। तो उसने आपको सवाल दिया है कि एक कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है उसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है। सल्फर की परसेंटेज इज 50% इन दैट कंपाउंड और बाकी रिमेनिंग क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। अगर टोटल कंपाउंड होगा तो टोटल कंपाउंड में सल्फर ऑक्सीजन मिला के टोटल कितना परसेंट बनेगा, 100%। 100। उसमें से 50% सल्फर है तो ऑक्सीजन भी कितना होगा, 50% है। 50। अब जरा इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का ना एक खास तरीका हुआ करेगा। सबसे पहला जो स्टेप हमारा है, हमने सारे जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनको उठा के अपने पास लिख लेना है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने एलिमेंट्स लिखने हैं अपने पास। तो स्टेप 1 है कि उसमें सल्फर है इस कंपाउंड में और उसके अंदर कौन है, ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में। ठीक है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में, ये दो एलिमेंट्स हैं जो इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। स्टेप नंबर 2 हुआ करेगा, इनकी उठा के हमने क्या लिखनी है, परसेंटेज। कि ये जो कंपाउंड है आपके पास जिसमें सल्फर एंड ऑक्सीजन ये दोनों मौजूद हैं, इनकी क्या क्या परसेंटेजेस हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर 50% क्या था, सल्फर, और रिमेनिंग अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, तो हम स्टेप 2 पे अपने पास क्या लिखते हैं, इनकी परसेंटेजेस, जो भी एलिमेंट्स हम तमाम की परसेंटेज अपने पास उठा के लिख लेनी है। अब क्योंकि परसेंटेज बाय मास उसने बोला है, तो इसका क्या मतलब है कि हम इन्हीं परसेंटेजेस को क्या ले सकते हैं, आज मास ले सकते हैं। तो हम 50% के बजाय इसको क्या लिख सकते हैं, 50 50 ग्राम्स। ग्राम्स। इसी तरह ऑक्सीजन के 50% को भी 50 ग्राम्स। ऐसे ही है। अब हमारा काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हमने इन मैसेज को अब कन्वर्ट करना है इनके मोल्स में। ठीक है, तो सल्फर के 50 ग्राम्स को उसके मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्सीजन के 50 ग्राम्स को उसके मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मैस मैच इज डिवाइडेड मास बाय यार, अब एलिमेंट्स की बात हो रही है ना, सल्फर के लिए अलग उसके मोल्स निकालने, सल्फर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन के अलग निकालने, तो डिवाइड करेंगे AR से इनके। तो गिवन मैस आपके पास है, तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास, स्टेप 3, फाइंड द मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो हम अभी मैस रेशियो हमारे पास है। ठीक है, सल्फर रेशियो ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, मैस रेशियोज है, हम मोल की रेशियो फाइंड कर लेंगे। ये 50 ग्राम सल्फर कितने मोल्स है, ऑक्सीजन कितने मोल्स है। तो हमारे पास 50 ग्राम्स डिवाइडेड बाय सल्फर कितना होता है, 42। S16 32। तो 32 ग्राम्स AR से डिवाइड कर दिया रेशो। ऑक्सीजन का भी 50 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन होता है O8 16। तो 16 ग्राम्स, तो AR से इन दोनों के अपने अपने AR से डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या आना चाहिए, सल्फर का है 1.562। ठीक है, सल्फर तो का। हमारे पास इधर आ जाता है 1.562 और ऑक्सीजन का आता है 3.125। 3.125 मोल्स, एंड ये भी क्या है, मोल है। अब हमने क्या निकाल लिया, मास की रेशो से हमने क्या निकाल लिया, AR से डिवाइड करने के बाद मोलर रेशो निकाल लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर रेशो। तो ये मोल रेशो स्टेप 3 में बेसिकली हमने फाइंड की, जो गिवन मैसेज थे उनको हमने AR से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास मोलर रेशो आ गया। ठीक है, लेकिन अब फॉर्मूला में इसका मतलब है सल्फर 1.562 टाइम्स है, ऑक्सीजन 3.125 टाइम्स है। तो फॉर्मूला में इस तरह तो नहीं लिखते कभी भी, सल्फर 1.562 और ऑक्सीजन 3.125, ऐसे तो नहीं लिखते ना।
होल नंबर्स में हम इधर नंबर्स मेंशन करते हैं सबस्क्रिप्ट में। ऐसे या तो इस तरह होता है S1O4, इस तरह करके, ऐसे करके, इस तरह करके होता है ना फॉर्मूला, होल नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पे सिर्फ। तो हमने हाँ एक जी। और स्टेप करना है, एक और स्टेप करना है जिसमें इसी मोल रेशियो को हम होल नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या अभी ये डेसिमल फॉर्म में है तो हम इनको होल नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम स्टेप नंबर 4, ये सिर्फ 3 4 स्टेप्स हैं, इनको याद रखना है बस, कि फाइंड द होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो बाय डिवाइडिंग ऑल द वैल्यूज विद द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हमारे पास एक सल्फर जो है और एक ऑक्सीजन है। सल्फर का मोल रेशियो वाज 1.562, और जो आपके पास ऑक्सीजन का मोल रेशियो आपके पास आ रहा था डेसिमल फॉर्म में, दैट वाज 3.125 मोल्स। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे तो होल नंबर में आंसर आ जाएगा। इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन है, 1.562, वन पॉइंट फाइव तो सिक्स इधर टू भी 1.562 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 1.562 छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 रेशो, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, एक सेकंड बताइए। 2.000। सॉरी, 2.000। हाँ तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास होल नंबर्स में क्या आ गया, रेशो आ गई, यही मोलर रेशो ही है लेकिन होल नंबर्स में। ठीक है, तो हमारे पास अगर किसी फॉर्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाए बिटवीन एलिमेंट्स, तो वो कौन सा फॉर्मूला बता देता है आपको, इंपेरिकल फॉर्मूला पता लग जाता है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला में एलिमेंट्स के बीच में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालनी होती है, तो ये यहाँ से हमने वो निकाली। इसका मतलब है इस एलिमेंट, सॉरी, इस कंपाउंड के अंदर सल्फर कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, और ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, वो क्या बनेगा, S1O2, जिसको हम किस तरह लिखते हैं, SO2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा सही है। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो परसेंटेजेस दी हैं उनको एज मैस कंसिडर करके, उसके बाद उनके मोल्स निकालने हैं मैसेस के, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के AR से डिवाइड करके। मोलर रेशियो आ जाएगी, मोलर रेशियो फाइंड करने के बाद उस मोलर रेशियो को होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर देंगे। तो जब होल नंबर्स में आ जाए, तो जिस एलिमेंट के नीचे जो नंबर आ रहा है वो उसका होल नंबर है, उसके साथ फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। एक और सवाल लिखते हैं अपने पास। तो आपसे कहता है, वो कहता है जी, कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, तो कंपाउंड contains 40% carbon, 6.667% of hydrogen, and the remaining oxygen, by mass. कहता है कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो स्टेप 1 क्या है कि हमने सारे एलिमेंट्स जो इस कंपाउंड में उनको उठा के अपने पास लिख लेना है। कौन कौन सा एलिमेंट है इस कंपाउंड में, कार्बन है, रेशो, हाइड्रोजन है, और कौन है इसमें, ऑक्सीजन भी है। कार्बन की परसेंटेज बताई हुई है, दैट इज 40%। उस परसेंट को हम, उसने बोला है परसेंटेज बाय मैस, तो हम उसी को क्या लिख सकते हैं, 40 ग्राम्स लिख सकते हैं उस 40% को। और हाइड्रोजन के लिए 6.667% है, तो 6.667 ग्राम्स लिख सकते हैं इसको। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो रिमेनिंग परसेंटेज है, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 100। 100%। तो अगर 40%, 100% में से 40% जो कार्बन वाला है और 6.667% जो हाइड्रोजन वाला है वो माइनस कर दें, तो रिमेनिंग कितना बच जाता है पीछे, 53.33। जी 53.33% जो बच गया वो किसका है फिर, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इज 53.33%, यानी 53.33 ग्राम्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये सारी परसेंटेजेस को ग्राम्स में लिखने के बाद अब हमने इनके मोलर रेशो निकालनी है। मोलर रेशो निकालने के लिए आप सबको इनके AR से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो कार्बन का AR कितना बनता है, 12 ग्राम्स, हाइड्रोजन का AR इज 1 ग्राम, ऑक्सीजन का AR इज 16 ग्राम्स। तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास 40/12 कितना आता है, 3.33। 3.333। 3। ठीक है, ये मोल्स आ गए। और रेशो हमारे पास हाइड्रोजन कितना आता है, 6.667 मोल्स। और ऑक्सीजन कितना आता है, 3.33। 3.333 333। मोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई मोलर रेशो, बट ये होल नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। तो अब इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए इन सारी वैल्यूज को किससे डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3.333 वाली, तो सबको 3.333 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 रेशो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रेशो, और ये भी क्या बनेगा, 1। ऐसे अब आगे देख लेते हैं हाँ कि जी सर। इस पूरे एम्पिरिकल फॉर्मूला जो इसका बनेगा, जिसमें सिंपलेस्ट होल नंबर्स में आपके पास एक कार्बन होना चाहिए, तो हम लिखेंगे C1। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2, H2, और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास एक ऑक्सीजन होना चाहिए, तो O1। ये हमारे पास क्या आ गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला।
सही है, आगे। ठीक है। अच्छा, एक अभी से एक्सरसाइज शुरू करते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला से जब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल मैथ भी निकाला जा सकता है। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर मैथ निकालते थे, एमआर निकालते थे। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे हम क्या निकालते थे, उसका मैथ निकालते थे, जिसको हम एमआर बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैथ। ठीक है, इसी तरह जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, इससे जो हम मैथ निकालेंगे उसको हम बोलेंगे ई आर, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला मैथ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैथ्स। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर SO2, इस कंपाउंड का जब हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला SO2, तो इसका हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का मैथ्स निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा हमारे पास, ER कैसे निकालेंगे इसका, इसमें एक सल्फर है प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मैथ्स क्या बनना चाहिए, 32 ग्राम्स प्लस 32 ग्राम्स, तो कितना बनेगा, 64 ग्राम्स। ठीक है, तो हमने इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मैथ्स भी निकालना चाहिए, एक्जैक्ट सेम तरीका है, बस नाम चेंज है उसका, उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला का मैथ्स बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मैथ्स निकालें अगर, तो इसका ER जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हमारे पास C6 12 ग्राम्स प्लस 2 टाइम्स 1 ग्राम हो जाएगा 2 ग्राम्स प्लस 1 टाइम 16 ग्राम्स है 16 ग्राम्स। ये कितना बनेगा हमारे पास, 30 ग्राम्स। 30 ग्राम्स। तो ये 30 ग्राम्स जो है इसका क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैथ्स आ गया। अच्छा, अब एक जरा नोट अपने पास लिखना है। नोट ये है कि जब आप ये सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने के बाद अपने पास ये फाइनल रेशो निकालते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला वाली रेशो, इसको हम फाइनल रेशो बोलेंगे। तो कभी कभी इस तरह होगा कि यहाँ पे जवाब हो सकता है 2.1 आ जाता। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 2.2 आ जाता, 2.5 आ जाता, 2.9 आ जाता, 2.8 आ जाता। तो उस टाइम पे हमें कभी कुछ केसेस में मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, कुछ केसेस में मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस नोट को हम लिखते हैं जरा, कि फर्ज करो एक कंपाउंड था जिसमें ए भी था बी भी था, और सारा परसेंटेजेस वगैरह सॉल्व करने के बाद सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करने के बाद फाइनल रेशो जो आपके पास आई वो थी 1:1.9 आ गई। जो फाइनल रेशो हमारे पास आई वो थी 1:1.9। तो इस केस में हमने क्या करना है, तो इस केस में 1.9 जो है उसको हम राउंड कर देंगे टू टू। ठीक है, उसको हम 2 मान लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो ये वो वाला केस नहीं है, इसको हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं टू द नियरेस्ट नंबर। तो हम सिर्फ 1.9 को क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे टू नियरेस्ट होल नंबर, जो कि 2 बनता है। ठीक है, तो हमारे पास रेशो फाइनली क्या बनेगी, 1:2। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा होगा, A1B2। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। बट अगर ऐसा कोई केस हो, केस नंबर 2 देखते हैं। याद रखना ये वो वाली रेशो है, ये वो वाली अमाउंट है जो तब आएंगी, फाइनल रेशो तब आएगी जब हम अपने मोलर रेशो को सबको सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे उसके बाद। ये वाली वो रेशो है जिसकी बात हो रही है। इसमें अगर कोई डेसिमल नंबर आ जाए तो फिर कैसे डील करना है उसके साथ। तो एक केस तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 2.9 1.9, तो हम 0.9 वाले केसेस को डायरेक्टली राउंड अप कर देंगे ऊपर क्लोजेस्ट नंबर पे। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे जी, इधर लिख लेते हैं अपने पास, राउंड ऑफ टू द क्लोजेस्ट होल नंबर। जबकि अगर हमारे पास इस तरह का केस होता कि A/B, केस 2 में A/B अगेन दो एलिमेंट्स थे कंपाउंड में, और फाइनल रेशो जो आई वो आई 1:2.1 या 2.2 आ जाती, फिर हम क्या करते, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर। 2.1 और 2 एक ही चीज मान लेते थे हम। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं और हम इसको कहते हैं कितना है, तकरीबन 2 ये, तो फाइनल रेशो शुड बी 1:2। अगेन हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनता, A1B2। बट अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें 0.5 वाला केस आ जाए, तो केस नंबर 3 देखो। केस 3 ऐसा है जिसमें A/B, जब आपने फाइनल रेशो आफ्टर डिवीजन विद द स्मॉलेस्ट नंबर की, तो आपके पास आया 1:1.5। यहाँ पे हम राउंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, 0.5 वाले को हम ऊपर राउंड नहीं करेंगे, इंस्टेड हम इस पूरे रेशो को उठा के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.5 होल नंबर में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो 1.5 को होल नंबर में तब्दील करने के लिए या होल नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप इस पूरे को उठा के 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन नॉट राउंड, कैन नॉट राउंड ऑफ। ठीक है, तो हमें पूरे 0.5 वाले केस में अगर आ जाए 0.5 तो हम राउंडिंग नहीं करते, फिर हमने पूरे जो रेशो है उसको उठा के 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 1 टाइम्स 2 टू रेशो 1.5 टाइम्स 2 3, तो 2:3 बन जाएगा। ये असल फिर आपकी होल नंबर वाली रेशो हुआ करेगी। तो अब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो होगा हमारे पास A2B3।
ठीक है, तो 0.5 वाला केस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने याद रखना है। ये 1.5 वाला केस, इसमें हम केस 3 में राउंडिंग नहीं कर सकते। इसी तरह एक और केस है जहाँ पे आप राउंडिंग नहीं कर सकते, और वो है 0.25 वाला केस। ठीक है, तो अगर हमारे पास केस 4 देखें, जहाँ पे ए रेशो बी था, तो यहाँ पे अगर आपके पास आखिर में फाइनल रेशो वॉज 1:1.25, तो अब 1.25 या 0.25 कहीं पे भी आ जाए साथ में फाइनल रेशो में, तो हमें क्या करना है, हमने उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 0.25 टाइम्स 4 1 के इक्वल होता है, एक होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वी कैन नॉट राउंड, अपने पास लिख लेते हैं, वी कैन नॉट राउंड ऑफ। 0.25 वाले केस में भी हम राउंडिंग नहीं करेंगे, हम इंस्टेड पूरे रेशो को उठा के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारे पास बनेगा 1 टाइम्स 4 इज 4, दोनों साइड ऑफ द रेशो को मल्टीप्लाई करते होते हैं। 4 रेशो 1.25 इंटू 4 कितना बनेगा हमारे पास, तो वो बन जाएगा 5। तो यानी इधर हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए A4B5। ठीक है, तो 1.25 वाले केस में भी हमने क्या करना है, एहतियात करनी है। तो बस इसको इस तरह याद कर लो ना कि इन केसेस ऑफ 0.5, 0.25 या एक और केस है, उनके केसेस में हमें क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और इनके अलावा कोई भी नंबर हो फिर हम राउंडिंग कर सकते हैं फाइनल रेशो में। ठीक है, फिर राउंड कर देंगे सीधा सीधा। तो लास्ट जो केस है हमारे पास, केस 5, वो है कि अगर ए रेशो बी हो और फाइनल आफ्टर डिवीजन रेशो जो आपके पास आए वो होल नंबर्स में आए, वो आए आपके पास 1:1.333 इस तरह करके आ जाए, यानी 0.3333 वाली रेशो आ जाए, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अगेन राउंडिंग नहीं कर सकते, 1.333 को हम 1 नहीं लेंगे, इंस्टेड हम इस पूरे को उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में। ठीक है, तो वो हमारे पास बनेगा 3:3.99, जो कि बेसिकली 4 ही हम कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास 3:4 बेसिकली फाइनल रेशो बनेगी। 3.99 को राउंड कर रहा हूँ, 4 बना रहा हूँ, लेकिन 1.33 जो है जो फाइनल रेशो आई थी उसमें हम राउंडिंग नहीं कर सकते थे, उसमें फिर हमें दोनों साइडों पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 3.99 है इसको मैंने आज 4 कंसिडर करते हुए, अब मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A3B4। तो ये मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हम जरा जल्दी से अपने पास ये केसेस जो इंपॉर्टेंट वाले इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक 0.25 वाला केस, 0.5 वाला केस और 0.333 वाला केस, ये तमाम केसेस हैं जिनमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है इंस्टेड ऑफ राउंडिंग। इसके अलावा कोई भी केस हुआ तो राउंडिंग करेंगे। तो हम अपने पास ये लिख भी लेते हैं, तो हम लिखेंगे जी कि इन केस, हाँ इसके साथ ही इधर लिख दो केस नंबर 3 के साथ, कि इन केस यू गेट 0.5 टाइप फिगर, इन केस यू गेट 0.5 टाइप ऑफ या टाइप फिगर, देन ऑलवेज मल्टीप्लाई, देन ऑलवेज मल्टीप्लाई with 2 on both sides, and always multiply with 2 on both sides। और जबकि अगर 0.25 वाला फिगर आ जाए आपके पास, तो साथ साथ ही इसका दूसरा नोट लिखो साथ वाले केस के साथ, कि इन केस ऑफ 0.25 ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। और अगर 3 वाला केस हो तो इसको आप लिख लो, इसके साथ भी एक नोट लिख लो, कि इन केस ऑफ 0 पॉइंट या 0.33 ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ये 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे राउंडिंग अलाउड नहीं है, इनके अलावा हम डायरेक्टली राउंड करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सही है।